आज है 8 अप्रैल 2026 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि बैसाख कृष्ण षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके मोबाइल पर हर रोज आपको ऐसी काम की ताजा खबरें देखने को मिलती रहेगी। सबसे पहले तो आप देखिए, अहमदाबाद से एक बड़ी दर्दनाक और चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। अहमदाबाद में डोसा खाने से 2 बच्चियों की जानें चली गई। अहमदाबाद के चांद खेड़ा क्षेत्र से ये घटना सामने आ रही है। 4 अप्रैल को डोसा खाने के बाद 2 बच्चियों की उल्टी होने से जानें चली गई और अगले दिन दोनों बच्चियों को दफना दिया गया था। लेकिन अब मामला दर्ज होने के चलते पुलिस ने एक बच्ची की बॉडी कब्र से निकालकर पीएम के लिए भेजी है। और इधर ऑनलाइन मंगाई हुई कोल्ड कॉफी में कॉकरोच निकलने का भी दावा किया जा रहा है। ये खबर है मध्य प्रदेश के देवास से। देवास शहर के अलंकार मार्केट क्षेत्र से कस्टमर ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर में कॉकरोच निकलने का दावा किया। एक दुकान से कोल्ड कॉफी और सैंडविच ऑर्डर किया था और ऑर्डर किए गए खाने में कॉकरोच पाया गया है। ग्राहक ने कहा कि भाई मेरे भाई की तबीयत भी बिगड़ गई। वहीं दुकानदार ने कहा कि हमने कोई लापरवाही नहीं की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको युद्ध से जुड़े बड़े अपडेट भी बता देते हैं। यूएन में अमेरिका को बड़ा झटका लग गया है। होर्मुज खोलने के प्रस्ताव पर चीन और रूस ने वीटो लगाया। यानी संयुक्त राष्ट्र में होर्मुज स्ट्रेट सुरक्षा को लेकर लाया गया प्रस्ताव चीन और रूस के वीटो से पास नहीं हो सका। अमेरिका ने इसकी आलोचना भी की और देशों के साथ आने की अपील की है। ईरान की ओर से समुद्री रास्ते को सीमित करने से ग्लोबल ऑयल सप्लाई काफी प्रभावित हुई है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका को यह बड़ा झटका लगा है। यह प्रस्ताव बहरीन की ओर से पेश किया गया था। 15 सदस्यीय परिषद में 11 देशों ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि चीन और रूस ने विरोध किया और 2 देशों ने मतदान से दूरी बनाई। यानी चीन और रूस का होर्मुज खोलने की मांग पर वीटो हो गया और यूएन में प्रस्ताव गिर गया। और डोनाल्ड ट्रंप की अब धमकी भी सामने आई कि ईरान की पूरी सभ्यता खत्म होगी। ट्रंप ने दावा किया कि आज रात हम दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे अहम पल के गवाह बनेंगे और आज रात ईरान की पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज रात ईरान की पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। ट्रंप की धमकी पर साउथ अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास ने भी जवाब दिया। ईरान ने कहा कि वह अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरान की प्राचीन सभ्यता से ऐसा जवाब मिलेगा ना जिसे कभी भूल नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर तनाव जो है ना दोस्तों, वो दोनों तरफ से भी बरकरार है और लगातार हमले भी जारी हैं। कुल मिलाकर यूएनएससी में अमेरिका को एक बड़ा झटका मिला। ईरान के समर्थन में रूस और चाइना खुलकर आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद विदेश मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की और कहा कि जो भारतीय नागरिक इस समय ईरान में है ना, वो अगले 48 घंटे तक जहां है वहीं पर रहें, सुरक्षित जगह पर पनाह लें और कहीं भी आने जाने से बचें। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, भगवान ईरान के लोगों की रक्षा करे। इधर ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि आज रात आर्थिक आतंकवाद खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान आर्थिक आतंकवाद फैला रहा है। अमेरिका इजरायल के हमले के बाद ईरान ने भी जवाबी हमले किए हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तेल और गैस फील्ड पर भी हमले किए। इसके अलावा अमेरिका के सहयोगी देशों के भी गैस और ऑयल फील्ड को निशाना बनाया गया। ईरान ने इजरायली मिलिट्री फैसिलिटी पर भी हवाई हमले किए हैं। तो कुल मिलाकर जो ये तनाव है वो अभी और बढ़ रहा है। हालांकि अमेरिका ने कहा कि फिलहाल एटमी हथियार यानी परमाणु बम के इस्तेमाल पर विचार नहीं है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि ईरान पर परमाणु हमले का कोई इरादा नहीं है। ट्रंप के बयान के बाद अटकलें बढ़ी थी, लेकिन प्रशासन ने इन्हें खारिज किया। फिलहाल ट्रंप की सख्त चेतावनी और डेडलाइन के बीच अब तनाव बढ़ गया है और ईरान ने भी जवाब में बातचीत बंद कर अब हमले तेज करने के संकेत दिए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, रूस, चीन, पाकिस्तान, तुर्की समेत 45 देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच समझौते का प्रयास किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दिए हुए डेडलाइन यानी मंगलवार तक दोनों देशों के बीच कोई भी समझौता नहीं हो पाया। ईरान ने पाकिस्तान के आखिरी प्रस्ताव को भी यह कहते हुए ठुकरा दिया कि जंग में स्थायी विराम ही एकमात्र विकल्प है। पाकिस्तान ने भी अमेरिका की तरफ से अस्थायी युद्ध विराम का एक प्रस्ताव तेहरान को भेजा था। सहमति नहीं बनने के बाद ईरान में अमेरिका और इजरायल का संयुक्त हमला फिर से शुरू हो चुका है। मंगलवार को भी ताबड़तोड़ हमले हुए। इजरायल ने भी ट्रेन ठिकानों को निशाना बनाया और लगातार हमले अभी जारी हैं। और तो और अब आप देखिए, पाकिस्तान सरकार ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निर्देश पर पाकिस्तान में 7 अप्रैल से देश भर में बाजार, मॉल और दुकानें रात 8 बजे बंद हो जाएगी। होटल और शादियां भी रात 10 बजे तक सीमित रहेगी। इधर एक बड़ी खबर आ रही कि तेल संकट का चीन पर असर क्यों नहीं पड़ा। दरअसल आपको बताएं, वहाँ 20 साल पहले इमरजेंसी भंडार बनाए गए। नए तरीकों से बिजली और केमिकल के लिए भी वो निर्भर नहीं है। यानी पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच जहाँ कई देश अभी ऊर्जा संकट से जूझ रहे ना, वहीं चीन पर इसका असर बाकी दुनिया के मुकाबले कम दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह यह है ना कि चीन खुद को कई सालों से ऐसे हालात के लिए तैयार कर रहा था। चीन दुनिया का सबसे बड़ा
ज्यादा तेल खरीदने वाला देश है, इसलिए अगर तेल की सप्लाई में रुकावट आती है तो उसे सबसे ज्यादा नुकसान होना चाहिए करके रखा हुआ है। और इसके अलावा चीन बिजली से चलने वाले सिस्टम पर शिफ्ट कर चुका है और कोयले से भी जरूरी चीजें बना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, एक नई स्टडी आई है जिसके मुताबिक 8.3 अरब की आबादी प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाल रही है, जिससे पृथ्वी की पुनर्जीवित होने की क्षमता कमजोर पड़ रही है, यानी अपनी लिमिट को पार चुकी है पृथ्वी की आबादी। 2 शताब्दियों की जनसंख्या पर आधारित स्टडी में दावा किया गया, यानी एक नई अंतर्राष्ट्रीय स्टडी ने दुनिया भर में चिंताएं बढ़ा दी हैं। एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स में रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी पर मौजूद 8.3 अरब की आबादी प्राकृतिक संसाधनों पर इतना अधिक दबाव डाल रही ना कि ग्रह की पुनर्जीवित होने की क्षमताएं कमजोर पड़ रही हैं। और इधर आप देखिए, नासा के आर्टेमिस 2 मिशन ने चंद्र यात्रा का एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की परिक्रमा कर उसके दूरस्थ हिस्से को देखा, जो पहले कभी किसी इंसान ने नहीं देखा था। अपोलो 13 का भी रिकॉर्ड टूट गया है। अंतरिक्ष यात्रियों ने अद्भुत नजारे भी देखे। और फिलहाल देखिए, आप गैस की टेंशन आपकी थोड़ी कम होगी। सरकार ने 5 किलो वाले सिलेंडर का कोटा डबल कर दिया है। सप्लाई की कमी का डर दूर हुआ। सरकार ने 5 किलो वाले FTL सिलेंडरों के मासिक या वार्षिक कोटे को डबल करने का निर्णय लिया है। और इधर आपको बताया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के कोलकाता पर हमला करने की धमकी पर जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आसिफ को इस तरह का भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए था। 55 साल पहले जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था, तब उन्हें इसके बुरे नतीजे भुगतने पड़े थे। अगर उन्होंने बंगाल पर बुरी नजर डालने की कोशिश की तो भगवान ही जाने कि इस बार पाकिस्तान के कितने टुकड़े हो जाएंगे। इधर आप देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने खुद को राज्य में जनता के लिए तीसरे विकल्प के रूप में पेश करते हुए ये घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता, पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक फ्री शिक्षा और राज्य में मुफ्त सरकारी परिवहन सुविधाएं देने की घोषणा की गई है। किसानों के लिए घोषणा पत्र में छोटे और भूमिहीन किसानों को हर साल 15,000 रुपए की सहायता राशि और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की बात भी कही गई है। साथ ही हर परिवार को 10-10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस ने बंगाल के युवाओं के लिए युवा सम्मान योजना और बंगाल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन शुरू करने की भी घोषणा की। इधर आप देखिए, चुनाव के बाद 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR होगा। 39 करोड़ वोटर दायरे में आएंगे। बंगाल में करीब 91 लाख नाम कटे हैं। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग देश भर में SIR के तीसरे और अंतिम फेज को लागू करने की तैयारी में है और इसमें दिल्ली समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। 1511 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। PM उदय योजना के तहत अब तक 40,000 ऑथराइजेशन लेटर दिए जा चुके हैं। 24 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। 2019 में अवैध कॉलोनी के लिए PM उदय योजना लाई गई थी। लाखों परिवारों को उनका हक मिलेगा। तो दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है और 1511 को नियमित किया जाएगा। और दिल्ली सरकार की छात्रवृत्ति योजना भी शुरू हुई है। SC, ST और OBC वर्ग के छात्र 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को 5,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। 30 अप्रैल तक आवेदन का मौका है। भारत का 500 मेगावाट परमाणु रिएक्टर आखिरी स्टेज में और ऐसा सिर्फ रूस के पास। तमिलनाडु के कलपक्कम में सोमवार रात भारत के 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का दूसरा स्टेज पूरा हो गया। वो अब क्रिटिकलिटी हासिल कर चुका है। इसका मतलब अब वो खुद से परमाणु रिएक्शन कर रहा है और ऊर्जा पैदा करना भी शुरू कर चुका है। इस प्रोजेक्ट में 80% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है। अभी सिर्फ रूस के पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है और अगर भारत भी इसे पूरी तरह तैयार कर लेता ना तो फिर ऐसा करने वाला दूसरा देश बन जाएगा। जितना ईंधन ये खर्च करता है उससे ज्यादा ये पैदा करता है। बैंक खाता फ्रॉड घोषित करने से पहले सुनवाई जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भाई उधार लेने वाले को नोटिस और जवाब का मौका देना ही काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर बैंक किसी खाते को फ्रॉड घोषित करता है तो उससे पहले उधार लेने वाले को आमने सामने यानी पर्सनल सुनवाई का मौका देना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि नोटिस देना और जवाब का मौका देना ही काफी है। राजस्थान की IPL 19 में लगातार तीसरी जीत हो गई है। मुंबई को 27 रन से हराया। राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2026 के 13वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 27 रन से हरा दिया है। गुवाहाटी में बारिश के कारण मैच 2.5 घंटे की देरी से शुरू हुआ था और फिर इसे 11-11 ओवर का कर दिया गया था। इधर बड़ी खबर देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान बेंच ने सबरीमला मंदिर में महिलाओं को एंट्री देने का आदेश जारी रहे या नहीं, इस पर मंगलवार को 5 घंटे तक सुनवाई की। केंद्र ने शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में सबरीमला मंदिर में मासिक धर्म आयु की महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने का समर्थन किया। इधर एक बड़ी खबर आ रही है, मार्च 2026 में यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश हुई है और इसके मुताबिक रोज 11 मिनट ज्यादा नींद और 5 मिनट एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम 10% तक कम हो सकता है। और इधर आप देखिए, असम पुलिस की कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर छापेमारी हुई। CM हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाने के 2 दिन बाद मंगलवार को असम पुलिस ने दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर छापा मारा। हेमंता की पत्नी की FIR के बाद ये कार्रवाई की गई है। हालांकि
छापेमारी के वक्त पवन घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने घर से कुछ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रिक डिवाइस सीज की। एयर इंडिया सीईओ कैंपबेल विल्सन ने इस्तीफा दे दिया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट आने के बाद पद छोड़ेंगे। सितंबर 2027 तक कार्यकाल था। और इधर आप देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के इंदौर में फैमिली कोर्ट ने नारायण साईं और उनकी पत्नी जानकी के बीच लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद में तलाक को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने नारायण साईं को पत्नी को 2 करोड़ रुपए स्थायी भरण पोषण देने के आदेश दिए हैं। इधर बड़ी खबर आप देखिए, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने कुछ सेलेक्टिव टेन्योर के लिए अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR में कमी की है। MCLR में गिरावट का मतलब है कि जिन ग्राहकों के लोन इस दर से जुड़े हुए ना, उनकी मासिक किस्त यानी EMI कम हो जाएगी और इसका मुख्य लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनका फ्लोटिंग रेट होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन है। तो HDFC बैंक ने MCLR में कटौती की है। EMI में कुछ हद तक राहत मिलेगी। बड़ी खबर आप देखिए, AI को बचाने के लिए गूगल, OpenAI और एंथ्रोपिक साथ में आ गए हैं। चीनी कंपनियों पर शिकंजा कसेगा। AI कंपनियों के बीच ये नई रणनीति बनी है। गूगल, OpenAI, एंथ्रोपिक साथ मिलकर मॉडल कॉपी होने से रोकेंगे। ये कदम AI बाजार में बड़ा असर डाल सकता है। इधर ट्राई का एक नया प्रस्ताव भी आप देखिए, कंपनियों को अब देना होगा वॉइस SMS का अलग से प्लान। 28 अप्रैल तक सुझाव मांगे गए हैं। IMD का रेड अलर्ट भी आप देखिए, दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में अगले 48 घंटे भारी आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली NCR, UP, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में भी 8 अप्रैल को कई इलाकों में भारी बारिश और ओले गिरने के अलर्ट जारी किए गए हैं। IMD ने कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़ी खबर आप देखिए, सरकार देश के एक बड़े बैंक में अपनी करीब 30% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। सरकार IDBI बैंक के 2 संभावित खरीदारों से संशोधित वित्तीय बोली मांग सकती है। बड़ी खबर आप देखिए, अशोक खरात से जुड़ी अश्लील वीडियोस वायरल करने पर केस दर्ज हो गया है। आरोपियों की तलाश में जुटी साइबर टीम। महाराष्ट्र के नासिक से गिरफ्तार बाबा अशोक खरात के मामले में महाराष्ट्र साइबर विभाग ने FIR दर्ज की है। दरअसल ये FIR 4 सोशल मीडिया लिंक के खिलाफ की गई है। आरोप है कि इन लिंक्स के जरिए अशोक खरात और पीड़िताओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। अब केस दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में है। पुलिस का यह कहना है कि भाई इन वीडियोज के जरिए कई पीड़िताओं की पहचान सार्वजनिक हुई है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। महाराष्ट्र के किसान भाइयों के लिए भी गुड न्यूज आ रही है। बेमौसम बारिश से नुकसान के लिए मिलेगी 128 करोड़ 65 लाख रुपए की सहायता। जनवरी से हुए नुकसान के पंचनामे की कार्यवाही जारी है। टाटा स्टील में सैलरी वाली दीपावली की तैयारी। मई में बोनस जैसा वेज रिवीजन 27% तक सैलरी बढ़ सकती है। टाटा स्टील के हजारों कर्मचारियों के लिए बहुप्रतीक्षित वेतन समझौते का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। टाटा वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी की वापसी के बाद प्रबंधन से औपचारिक वार्ता फिर शुरू हुई है और 9 अप्रैल को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और इधर आप देखिए, राजस्थान के नागौर की मंडियों में 80,000 बोरियां भीग गई। मूसलाधार बारिश के कारण 35 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया। किसान भाइयों ने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया। वसुंधरा राजे ने त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ के दर्शन किए। विशेष पूजा अर्चना की गई। राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए RPL की तैयारियां हो रही हैं। IPL की तर्ज पर खिलाड़ियों की नीलामी होगी। सितंबर तक लीग शुरू हो सकती है। राजस्थान में भी इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की तरह राजस्थान प्रीमियर लीग RPL भी हो सकती है। प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए बड़ा मौका होगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडॉक कमेटी इस लीग को सितंबर तक करने का प्लान कर रही है, जिसमें IPL की तरह ही खिलाड़ियों की बोली लगेगी। अलग अलग फ्रेंचाइजी टीम बनाई जाएगी। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, जयपुर में आयोजित पश्चिम क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य पर योजनाएं थोपना नहीं चाहती है, क्योंकि हर राज्य की भौगोलिक और कृषि परिस्थितियां अलग अलग हैं। राज्यों को 18 विभिन्न कृषि योजनाओं में से अपनी जरूरत के मुताबिक योजनाएं चुनने और बजट उपयोग की स्वतंत्रता दी जाएगी। और अब फार्मर ID से खाद और सरकारी मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर में किसानों की डिजिटल ID बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इस ID में किसान और उसकी खेती से जुड़ी सभी जानकारियां शामिल होगी। और उन्होंने जोर देकर कहा कि आने वाले समय में खाद का वितरण भी फार्मर ID के जरिए किया जाएगा। राजस्थान में अभी 10 लाख किसानों की ID बनना बाकी है, जिसे जल्दी पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। राजस्थान में आप देखिए, SI भर्ती परीक्षा 2025 के मॉडल आंसर की जारी हो गई है। कैंडिडेट आज से ही आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इधर राजस्थान के सलूम्बर से आप देखिए, बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। 8 और बच्चों में रहस्यमयी बीमारी के लक्षण पाए गए। बुखार और उल्टी की शिकायत, सैंपल जांच के लिए भेजे गए। 5 की जाने जा चुकी है। सलूम्बर जिले के 2 गाँव में मंगलवार को 8 और बच्चों में अज्ञात बीमारी के लक्षण पाए गए और इन्हें बुखार और उल्टी हो रही है। इस बीमारी से 5 बच्चों की जाने जा चुकी है। ये मामला लसाड़िया ब्लॉक स्थित घाटा और लालपुरा गाँव का बताया जा रहा है। पिछले 24 घंटे से स्वास्थ्य विभाग की 17 मेडिकल टीमें गाँव में घूम कर लोगों के सैंपल ले रही है। शिशु रोग विशेषज्ञ भी घाटा गाँव में स्क्रीनिंग कर रहे हैं। 562 परिवारों की स्क्रीनिंग की गई है। इधर आप देखिए, जयपुर में अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी का लोकार्पण किया गया। इस इंस्टीट्यूट को स्किन संबंधी बीमारियों और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए सबसे आधुनिक केंद्र माना जा रहा है। सफेद दाग, बाल झड़ना, मस्सों जैसी समस्याओं का इलाज मिलेगा। SMS में स्किन इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है। रोडवेज कर्मचारियों ने निजीकरण, लंबी ड्यूटी और अन्य मुद्दों को लेकर राजस्थान में प्रदर्शन किया। विदेश व्यापार महानिदेशालय के पोर्टल में सेंध, फर्जी
आधार पेन से अप्रूव कराए डिजिटल साइन, निर्यातकों के रिवार्ड के 400 करोड़ रुपए उड़ाए। डीजीएफटी पर उद्योगपतियों की आईडी से छेड़छाड़ कर 400 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। जयपुर साइबर सेल ने फर्जी दस्तावेज और ऑनलाइन केवाईसी कराने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को जोधपुर से पकड़ा है और देश में इस तरह का संभवतः पहला बड़ा मामला सामने आया है। इधर आप देखिए बड़ी खबर, राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए समय वृद्धि को लेकर राज्य सरकार इसी हफ्ते कोर्ट में अंतरिम प्रार्थना पत्र पेश करेगी। कोर्ट ने पूर्व में 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के दिशा निर्देश दिए थे। राज्य सरकार ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं मिलने का हवाला देते हुए समय वृद्धि की मांग करेगी और राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल भी सितंबर तक बढ़ाया हुआ है, तो लिहाजा इसे आधार बनाते हुए समय बढ़ोतरी की मांग की जाएगी। इधर मध्य प्रदेश में नौकरी का मौका, 3000 से ज्यादा पदों पर अभी भर्तियां। MPESB ने नया शेड्यूल जारी किया है। 6 महीने में टीचर, पुलिस समेत 10 परीक्षाएं होगी। मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधियां चली। भिंड, श्योपुर में ओले भी गिरे। आकाशीय बिजली का भी अलर्ट। आज भी मौसम अलर्ट है। आज भी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज आंधी, बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया है। 8 और 9 अप्रैल को ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग के जिलों में सिस्टम का असर रहेगा। जबलपुर में मनमानी फीस वसूली और कॉपी किताबों में कमीशनखोरी के मामले में प्राइवेट स्कूलों के संचालकों, प्रिंसिपल और बुक सेलर्स को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों, बुक सेलर और पब्लिशर के गठजोड़ से जुड़ी FIR को रद्द करने की मांग ठुकरा दी है। ट्रायल कोर्ट में मामला जारी रहेगा। इधर बड़ी खबर आ रही है, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के बीकॉम और BCA तृतीय वर्ष के फाउंडेशन पेपर में पूछे गए एक प्रश्न से विवाद खड़ा हो गया है। सोमवार को आयोजित परीक्षा में पूछा गया, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं है, और इसके साथ ही 4 विकल्प भी दिए गए थे। इस प्रश्न को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने आपत्ति जताते हुए प्रश्न पत्र बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भोपाल में खुलेगा फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। उज्जैन एयरपोर्ट के लिए 590 करोड़। मोहन कैबिनेट ने 100% मसूर खरीदने को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने चना और मसूर की खरीदी को भी मंजूरी दी। चने का भाव 5000 रुपए और मसूर का 5800 रुपए क्विंटल है। सरकार चने के कुल उत्पादन का 25% खरीदी करेगी और मसूर का 100% खरीदी करने का फैसला किया गया है। प्रदेश में गेहूं खरीदी 9 अप्रैल से शुरू होगी और पहले छोटे किसानों को खरीदी के लिए बुलाया जाएगा। उज्जैन में एयरपोर्ट के लिए 590 करोड़ रुपए भी मंजूर हुए हैं। कैबिनेट ने SC वर्ग के छात्रों के लिए 10,000 रुपए प्रतिमाह स्कॉलरशिप देने को भी मंजूरी दी है। अभी ये 2,000 रुपए प्रतिमाह दी जाती थी, अब पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट करने वाले बच्चों को भी राशि दी जाएगी। इधर मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर के गोंदीखेड़ा चारण गांव में एक मिर्च कारोबारी जिनकी उम्र 28 साल की है, लूट के बाद उनकी जान ले ली गई। सोमवार देर रात को 1 से 2 बजे के बीच बदमाश उनके घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। लाखों रुपए के जेवर लूट ले गए। पत्नी को भी बंधक बनाया था। इंदौर में अवैध कॉलोनी काटने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। निगरानी के लिए टीम बनाई गई और लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। अग्निवीर बनने के लिए 10 अप्रैल तक फॉर्म भरने का मौका है। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 15 जिलों के लिए भर्ती 10 अप्रैल तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जून में कॉमन एंट्रेंस परीक्षा होगी। मध्य प्रदेश में अम्बेडकर जयंती पर रिहा होंगे कैदी। उम्र कैद की सजा काट रहे 87 बंदियों की समय पूर्व रिहाई होगी। 7 की सजा भी घटाई गई है। मध्य प्रदेश में पशुओं की पहचान के लिए रंगीन टैग। पालतू, बेसहारा और गौशाला के पशु की पहचान टैग के कलर से पता चलेगी। मध्य प्रदेश में भी किसान भाइयों को बड़ी राहत मिलेगी। अब साल में एक बार ही चुकाना होगा फसल ऋण। नई व्यवस्था जल्द ही आने वाली है। किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिए साल में 2 बार की बजाय अब एक बार ही अल्पकालिक फसल ऋण चुकाना पड़ेगा। ये नई व्यवस्था इसलिए बनाई जा रही है ताकि किसान डिफॉल्टर न हो और उन्हें समय पर ऋण चुकाने में आसानी हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर नई योजना बनाई जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश से अपडेट में आप देखिए, उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 रुपए और अनुदेशकों का 17,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया, जो 1 मई से प्रभावी होगा। छात्रों के लिए 25 लाख नए टैबलेट की खरीद और 15,189 करोड़ के औद्योगिक निवेश को भी हरी झंडी दी गई है। 49 नए बस अड्डों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश में बसों का सफर महंगा होगा। ये 5 रूट है जहां पर रोडवेज का किराया बढ़ गया है। कौन कौन से रूट पर एक किराया बढ़ा, इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और इधर नोएडा वालों के लिए भी गुड न्यूज आई है। इन 5 सेक्टरों में 46 हाउसिंग प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री पोजीशन का रास्ता साफ हो गया है, पाबंदियां हट गई हैं। नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 150 समेत 5 सेक्टरों की स्पोर्ट सिटी परियोजनाओं से रोक हटा दी है और इस फैसले से 46 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लगभग 35,000 खरीदारों को रजिस्ट्री और पोजीशन का रास्ता साफ हो गया है। यूपी में PCS अधिकारियों के वेतन भुगतान में बड़ा बदलाव। योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया है। किसान भाइयों के मुआवजे को लेकर भी उत्तर प्रदेश में CM योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। असमय बारिश से हुए फसल नुकसान पर रिपोर्ट मांगी गई है। उत्तर प्रदेश में भी बेमौसम बारिश का दौर शुरू हुआ है। आंधी बारिश के साथ कई जगहों पर ओले गिरे। फिलहाल चेतावनी जारी है। और इधर आप देखिए, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मानसिक तनाव से आरक्षण रोस्टर जारी हो गया है। 55% सीटें आरक्षित। DC के कोटे पर रोक के कारण देरी हुई। शिमला को छोड़कर अन्य सभी जिलों ने आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया। उत्तराखंड में किराएदारों और घरेलू नौकरों का अनिवार्य सत्यापन पुलिस ने सख्त निर्देश दिए। यानी उत्तराखंड में अब किराएदारों और घरेलू नौकरों का अनिवार्य रूप से सत्यापन होगा। उत्तराखंड में संशोधित समान नागरिक संहिता लागू। धोखाधड़ी, बलपूर्वक विवाह पर 7 साल तक की सजा। और उत्तराखंड में आप देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट
के एक महत्वपूर्ण फैसले में यूपी की महिला का ओबीसी आरक्षण का दावा खारिज कर दिया गया है। अदालत ने साफ कहा कि केवल विवाह के आधार पर किसी दूसरे राज्य में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं लिया जा सकता। आरक्षण की पात्रता व्यक्ति के मूल राज्य से जुड़ी होती है, न कि विवाह के बाद बदले हुए निवास से। उत्तराखंड की बोलियों को संवैधानिक पहचान दिलाने की पहल हो रही है। धामी सरकार 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र से सिफारिश करेगी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 510 अंक चढ़कर 74,617 पर बंद हुआ। निफ्टी में 155 अंकों की तेजी रही और 23,124 पर बंद हुआ है। सोने चांदी के दामों को लेकर भी अपडेट आपको बताते हैं। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,000 रूपए घटकर 1,47,000 रूपए पर आ गया। 1 किलो चांदी 3,000 रूपए घटकर 2,31,000 रूपए रह गई है। और अब एक नजर सितारों की चाल पर, क्या कुछ कह रहे हैं सितारे। आज का राशिफल जानते हैं। आज 8 अप्रैल बुधवार को कई राशियों के लिए पैसा, कैरियर, प्रमोशन, निवेश और रुके हुए कामों में प्रगति के संकेत हैं। और देखिए, आप वृष राशि वालों की आर्थिक योजनाएं आगे बढ़ाने के लिए आज अच्छा समय है। मिथुन राशि वालों के पैतृक संपत्ति या वसीयत से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं। कर्क राशि के लोग कहीं पैसा निवेश करना चाहते हैं तो इस लिहाज से आज अच्छा दिन रहने वाला है। करियर से जुड़ी खुशखबरियां भी मिल सकती हैं। कन्या राशि वालों को धन लाभ और नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। तुला राशि वालों को काम के अच्छे रिजल्ट और प्रमोशन मिलने की संभावना है। वृश्चिक राशि वालों की पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। मीन राशि वालों का रुका हुआ सरकारी काम पूरा हो सकता है। और इसके अलावा जो बाकी बची हुई राशियां आना, उनके लिए आज सामान्य दिन। कर्मचारियों और पदाधिकारियों को झटका लग सकता है। एक नया आदेश जारी किया गया है और सरकार का स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर आप इस आदेश का उल्लंघन करते हैं तो फिर आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा आदेश जारी किया। प्रतियोगी परीक्षाएं जो अधिकारी बार बार देते हैं उनके लिए अपडेट है। बिहार में इन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगी। 31 मार्च 2027 तक तबादला नहीं होगा। दरअसल बिहार सरकार ने चुनिंदा सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगाई है। केंद्र सरकार के निर्देश पर आदेश जारी हुआ है। 31 मार्च 2027 तक इन कर्मियों और अफसरों का तबादला नहीं हो पाएगा। दरअसल बिहार समेत देश भर में जनगणना का काम शुरू हो गया और ये कार्य प्रभावित न हो, इसलिए सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर रोके गए। जिन विभागों में जो कर्मचारी जनगणना काम में लगे हुए हैं उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग पर अगले 1 साल तक के लिए पाबंदी लगा दी गई है। इधर आपको बताएं, बिहार में सरकारी स्कूलों में बच्चों की उम्र के आधार पर कक्षा तय होगी। शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए नई आयु सीमा निर्धारित की है, जिसमें कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम 5 वर्ष और कक्षा 12वीं में प्रवेश के लिए अधिकतम 19 साल की आयु रखी गई है। रांची में प्राइवेट स्कूल अधिकतम 10% तक की फीस बढ़ा पाएंगे। झारखंड में पीएचडी एडमिशन में इसी सत्र से आरक्षण लागू होगा। झारखंड में पीएचडी नामांकन की प्रक्रिया में भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, यानी अब सिफारिश या सीधे संपर्क के बजाय सिस्टम और आरक्षण के आधार पर दाखिला मिलेगा। इधर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विज्ञापन संख्या 05/2024 के तहत प्राथमिक शिक्षक मेवात कैडर भर्ती को लेकर एक अहम बदलाव जारी किया है। हरियाणा में 5500 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पीएमटी से पहले होगा वेरिफिकेशन। छूटे हुए अभ्यर्थियों को भी राहत मिलेगी। इधर आप देखिए, मोहाली में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 21 साल पुराने चावल घोटाले से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने एफसीआई अधिकारियों और मिल मालिकों की मिलीभगत से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भ्रष्टाचार का दोष सिद्ध माना है और ऐसे में 21 साल पुराने इस चावल घोटाले में 11 लोगों को सजा सुनाई गई। इधर कपूरथला में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का फंडाफोड़ हुआ है। 16.8 किलो हेरोइन बरामद की गई। महिला समेत 4 गिरफ्तार हुए। पाकिस्तान और दुबई लिंक भी सामने आए हैं। पंजाब में 10वीं और 12वीं पास न करने वालों को मर्सी चांस मिलेगा। पीएसईबी का फैसला 27 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन होंगे। एक विषय में पास होना जरूरी। चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे एआई का न्याय कार्यों में न करें इस्तेमाल। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का सख्त निर्देश। इधर पंजाब में देखिए आप, बिजली कर्मचारियों का 10 अप्रैल को पटियाला घेराव का ऐलान। और इधर बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश से ट्रांसफर पर पूर्ण प्रतिबंध। पंचायत निकाय चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है। विशेष परिस्थितियों में इलेक्शन कमीशन की अनुमति से तबादले हो पाए।